लाइट आ गया। 2 घंटे नहीं चल पाएगा। कोई बात नहीं, पकड़ में रखिए, ऑडियो चेक कर हम्म लेते हम्म, हैं। सर बोलिए। ऑन है यहाँ पे, यहाँ से ऑन है। हाँ। हेलो हेलो, आ रहा है आवाज़? आ रहा है ना सर? हम्म, ठीक। इवनिंग में जो क्लास हुआ था उस दिन, आप सब लोग थे उसमें? अच्छा, नहीं थे। अच्छा, आप लोग का फर्स्ट क्लास है? चलो, वेरी गुड, ठीक। 12 पास बैच। ओके। अच्छा, तो आप ये बताओ अभी क्या क्या कवर हो गया है केमिस्ट्री में? मोल कंसेप्ट हो गया है, गैसीय स्टेट हो गया है। अच्छा, बाकी चैप्टर नहीं हुआ कोई? फिजिकल ऑर्गेनिक, तो क्या पढ़ना है? फिजिकल स्टार्ट करें या ऑर्गेनिक, जैसा बोलो। हाँ, फिजिकल पहले हो जाए तब ज़्यादा ठीक है ना। तो फिजिकल में काम करता हूँ मैं, पहले केमिकल काइनेटिक्स लेते हैं। अच्छा, एटॉमिक, एटॉमिक तो खैर अच्छा चैप्टर है। नहीं, 11 12 जैसे 12 पास बैच में ना। जैसे, नहीं सुनो तो पहले, जैसे 12 पास बैच में 11 12 का नहीं होता। जैसे कोई चैप्टर 11th, कोई चैप्टर 12th रिलेटेड है। जैसे अभी आपने पढ़ा है गैसियस और मोल। अब काइनेटिक्स इसलिए पढ़ा रहे थे कि इससे रिलेटेड है केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल से फिर आयनिक, और गैसियस से रिलेटेड है थर्मोडायनामिक्स। और सॉल्यूशन आसान है, सॉलिड स्टेट आसान है, और इलेक्ट्रो भी आसान ही है। तो जो बोलो, मतलब सीक्वेंस ये है कि काइनेटिक्स आएगा ना तो केमिकल इक्विलिब्रियम में हेल्प मिलेगा, और केमिकल आएगा तो आयनिक आएगा। हाँ फिर, हाँ फिर इलेक्ट्रो आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रो में आयनिक का 100% यूज़ है। तो वो 4 5 चैप्टर का सीक्वेंस बन रहा है। और सॉलिड से कोई मतलब नहीं है, सॉल्यूशन इजी है, कभी भी हो जाता है। तो ये था जैसे सीक्वेंस, हाँ मैच करता है 12 पास में। 11 12 का जैसे वैसा नहीं होता, जैसे आप सोच रहे हो 11th का पहले हो जाए 12। नहीं, वैसा कुछ नहीं है। 12 पास बैच में नहीं होता, 11th में चलता, चलो 12th में चलता है। 12th पास तो सब एक बार देख ही चुके हो। फिर वो जो कंसेप्ट लिंक होते हैं ना, उस हिसाब से ले चलते हैं। तो काइनेटिक्स शुरू करते हैं। खुद भी अच्छा चैप्टर है, इसके बाद भी अच्छे वाले चैप्टर कवर हो जाएंगे, बढ़िया वाले। तो केमिकल काइनेटिक्स थोड़ा इजी चैप्टर है, कंटेंट काफ़ी है। देखो, इजी का मतलब क्या होता है, जैसे मैं काइनेटिक्स को इजी बोल रहा हूँ कि एक बार में ही ना इस पे आपको कमांड हो जाएगा। मतलब आप आईटी मेंस एडवांस के सब क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, इजीली ही आ जाएंगे। जैसे काइनेटिक्स, सॉल्यूशन, सॉलिड, इलेक्ट्रो, ये इजी में आते हैं। जो थोड़े मुश्किल आप कह सकते हो, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक, थर्मो एंड स्टोइकियोमेट्री, जिसको, ये थोड़े अच्छे हैं, मतलब इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो कमांड आएगा। ठीक है। तो इसके बाद केमिकल आयनिक आएगा ही, इसीलिए मैंने थोड़ा लिया है इसमें। इसमें आप एक काम करना, एनसीईआरटी की बुक लानी है साथ में, और आईटी का अंसॉल्व लाना है। आईटी का जो 44 ईयर्स होता है ना, आप ज़रूर रखिए, साथ में रखिए। और कोई चैप्टर पढ़ाते हैं तो आप, हर क्लास में मेरा रूल है, आप उसके क्वेश्चन उसी समय करिए। आप उसको 10 दिन बाद, 1 महीने बाद
का कोई कंसेप्ट नहीं मेरा। जैसे मैंने करा दिया, असाइनमेंट हो गया, बुकलेट हो गया, अब आईटी क्वेश्चन आप तुरंत कर लो, आ भी जाएगा, इसमें ये भी डाउट नहीं है। और इनफैक्ट हम ये भी चाहते हैं कि आप डेली लेके आओ। जैसे मैंने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया, मुझे पता है ये वाला क्वेश्चन खोलो अभी हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा 2-4 मिनट में, ठीक है ना। और ऐसा होना भी चाहिए, आप लेके आइए, कंपलसरी है। एनसीईआरटी इसलिए बोल रहे हैं कि आपको नहीं पता होगा, आईआईटी में जो क्वेश्चन डायरेक्ट है 2 ही बुक से आते हैं। अभी मेरे नॉलेज में 2 बुक हैं, एक एनसीईआरटी है और एक सॉम सीरीज आती है, रसियन बुक है। एनसीईआरटी से तो मुझे अराउंड 200 क्वेश्चंस मेरी नॉलेज में हैं जो एनसीईआरटी से डायरेक्ट आए हैं एडवांस में, ठीक है। वो अच्छी तरह से मुझे एकदम डायरेक्ट आए। और सॉम सीरीज एक बुक आती है, रसियन बुक है, उससे आईटी एडवांस में 20-30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन मुझे पता है डायरेक्ट आए हैं। आप ये 2 बुक चाहे ले सकते हो, एनसीईआरटी तो होगा ही और आईटी अनसॉल्व लेना ही है। सॉम सीरीज बहुत अच्छी बुक है। वो बुक क्या मैं बता दूं, उसकी फिज़िकल की एक आती है, फिज़िकल इनऑर्गेनिक, और एक बुक आती है आपकी ऑर्गेनिक की। बुक का नाम है 3000 सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स इन केमिस्ट्री। उस बुक में, बहुत मोटी बुक नहीं है, जैसे उस बुक में क्या करते हैं वो क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं, थेरी बिल्कुल नहीं होती है, एक भी लाइन थेरी नहीं होती है, क्वेश्चन से शुरू होगा क्वेश्चन पे ख़त्म होगा। तो कोई भी बात वो क्वेश्चन के थ्रू करते हैं और बहुत क्लैरिटी आती है। मतलब आईटी एडवांस के लिए अगर मैं कोई बुक जैसे है तो इससे क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं, और जो सबसे बढ़िया वाले क्वेश्चन, क्योंकि खुद का लेवल बहुत अच्छा है, आप जाओगे तो पता चले, तो आप ले सकते हो, कंपलसरी नहीं है एक एडवाइस। बाकी फिजिकल के लिए आप डॉक्टर पी बहादुर की बुक सुना है आपने, न्यूमेरिकल केमिस्ट्री, वो आप फॉलो करिए। पूरे इंडिया में जो भी आईटी रैंकर्स होते हैं, आज से नहीं, मोर देन 25 ईयर्स से डॉक्टर पी बहादुर न्यूमेरिकल केमिस्ट्री, मतलब ग्रेट बुक है, वही फॉलो होती है इंडिया में, वही फॉलो होता है, ठीक है। वैसे अभी कौन सी करते हैं आप लोग, कोई करते हैं कोई? हाँ, बुकलेट भी अच्छी मैंने देखी है, लेकिन देखो क्या होता है ना, जैसे बुकलेट, हाँ नहीं ठीक है, देखो ये आपकी कैपेसिटी पे होता है। जैसे कोई बच्चा एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन कर सकता है, कोई 150, कोई 200, 400 करने वाले भी हैं। तो अब बुकलेट में 150 होंगे, असाइनमेंट में 100 होंगे, ज़्यादा करना है क्योंकि आखिर तो करते हैं ना बच्चे, स्टूडेंट्स तो करते ही हैं, रैंक तो लाते हैं ना, रैंक तो आती है। और देखो एक दो और बताएं, ऐसा नहीं कि 500 क्वेश्चन करने की ज़रूरत है, आप ऑनेस्टी से 50 क्वेश्चन भी करते हैं ना, बट 50 क्वेश्चन करने का भी तरीका होता है। एक क्वेश्चन को 1 या 2 या 3 तरीके से भी करते हो ना, तो बेस्ट आउटपुट आएगा। क्योंकि आईटी एडवांस का एक पर्टिकुलर है, मेंस तो चलो इजी होता है, ठीक है। तो बहरहाल तैयारी आपकी दोनों चलेगी, मेंस एडवांस, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं, बातें तो हो गई। काइनेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं 2 टाइप की होती हैं, एक आयनिक रिएक्शन, एक मॉलिक्यूलर। आयनिक रिएक्शन बहुत फास्ट होती हैं, ठीक है, उनके रेट की स्टडी यूजुअली नहीं होती है। जो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस हैं दे आर स्लो, और उनकी स्टडी हम लोग करते हैं। तो इसमें चैप्टर में मैथ्स बेस्ड है पूरा ये। तो अभी हम लोग पहले रेट की बात करते हैं, रेट क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस का रेट क्या होता है। देखो जो रेट होता है वो होता है चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, ये रेट होता है केमिस्ट्री में। किसी भी सब्सटेंस का जो कंसंट्रेशन का, थोड़ी देर लिखो मत, मैं बोलूँगा तब लिखना,
आप सारा ध्यान करो कॉन्सेंट्रेट पे, क्योंकि जैसे ही पढ़ेंगे हम लोग तुरंत क्वेश्चन करके ही चेक करेंगे अपने आप को। ऐसा नहीं कि आप थ्योरी ले जा रहे हो घर पे पढ़ के आएंगे, नहीं, जो करना अभी करना, तभी हम करें ना, क्वेश्चन इमीडिएट करें। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम टेकन। अब रेट जो है वैसे दो टाइप का होता है, एक होता है एवरेज रेट, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। तो पहले हम लोग ले लेते हैं एवरेज रेट। जैसे एक सब्सटेंस ए है, रिएक्शन करके बी बना रहा है, इनिशियली ए है ये ज़ीरो है, कुछ टाइम के बाद ए माइनस एक्स है, ये एक्स है, ये टी ज़ीरो है, ये टी यहाँ पे टी है। तो जो एवरेज रेट होगा ए का, आर ए, वो होगा माइनस डेल्टा ए कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, देखो माइनस साइन इसलिए लगा है कि ए का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज़ कर रहा है, इसका रेट भी डिक्रीज़ होगा, इसका मतलब माइनस है। अब ये इसका एवरेज रेट है, तो माइनस साइन रहने दीजिए, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, तो ए फाइनल माइनस ए इनिशियल अपॉन टी माइनस ज़ीरो, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन टी आ जाएगा, है ना, यही आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखो जो रेट है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो पॉजिटिव है। ठीक है, जो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि रेट डिक्रीजिंग विद टाइम। अच्छा, ऐसे ही अगर आप बी का रेट लिखोगे तो बी का क्या हो जाएगा, डेल्टा कंसंट्रेशन चेंज ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पे बी क्या है, एक्स माइनस ज़ीरो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी माइनस ज़ीरो, तो ये भी एक्स अपॉन टी आया। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट की। ये क्या है, यहाँ पर ए से बी ले लो, सेम ए ज़ीरो, ए माइनस एक्स, एक्स टी ज़ीरो पर है और टी यहाँ पर टी पर है। तो रेट ऑफ ए जो इंस्टेंटेनियस होगा माइनस डी ए बाई डी टी, वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन इन वेरी स्मॉल टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए माइनस फाइनल डी यहाँ पे लगेगा। ठीक है, फाइनल ए माइनस एक्स माइनस ए, और यहाँ पर सॉरी ये है, और डी टी माइनस ज़ीरो, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी आ जाएगा। नहीं, वेरी स्मॉल चेंज इन वेरी स्मॉल टाइम। ऐसे ही आप बी के लिए लिखोगे तो ये हो जाएगा डी बी बाई डी टी, तो ये हो गया डी एक्स माइनस ज़ीरो डी टी माइनस ज़ीरो, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। तो ये एक रेट की डेफिनेशन समझ में आ गई है। और अच्छा, ये नोट्स आप कैसे लिखते हो, नोट करते हो, तभी नोट करना है, हाँ कर लो। हाँ देखो, रेट तो मैग्नीट्यूड है, तो ये जो प्लस माइनस बताता है कि टाइम के साथ ये घट रहा है कि बढ़ रहा है, साइन ये बताता है। इनिशियल ज़्यादा है ना, ये ज़्यादा है, ये कम है। हाँ हाँ, एक्चुअली में क्या होता है कि जो रेट है फाइनल माइनस इनिशियल है, अगर आप वैसे करोगे तो ये माइनस नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो रेट पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब यहाँ पे ये बताया गया कि रेट ऑफ ए और बी के साथ उसका नेचर भी बताया गया कि टाइम साथ डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग है, तो ये डिक्रीजिंग है,
तो माइनस लगाने से दोनों बात हो गई, ये पॉजिटिव भी आ गया और डिक्रीजिंग भी शो हो गया। हाँ, और वहाँ पे पॉजिटिव है क्योंकि वो इंक्रीजिंग है, प्रॉब्लम नहीं आएगा। ट्वेल्थ पास में आप ही लोग या और भी बच्चे हैं कोई? अच्छा अच्छा, क्योंकि उस दिन ट्वेल्थ के बैच में कुछ बच्चे बैठे थे, आप थे और कोई आप भी थे? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, बैठ सकते हो आप। सेम ही है, ट्वेल्थ और ट्वेल्थ पास के पढ़ाई में कोई फ़र्क नहीं, उन्हें भी आईटी देना है। आप अगर बैठ जाओ तो बेटर है, क्योंकि वो कोर्स आपका दोनों कवर हो जाएगा, ऑर्गेनिक और ये। हो गया? चलिए अब देखिए इसमें रेट कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, रेट कांस्टेंट। देखो रेट कांस्टेंट क्या होता है, ए टू बी एक रिएक्शन है, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए का कंसंट्रेशन हाई है तो रेट हाई है, कम है तो रेट कम है। यहाँ पे हम लोग प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट के लगेगा ए, ठीक है, के को बोलते हैं रेट कांस्टेंट, या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। सो वाई द के इज कॉल्ड स्पेसिफिक, बिकॉज हर रिएक्शन के लिए के का वैल्यू डिफरेंट होता है, और के इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट रिएक्शन। आई मीन के को देख के आप रिएक्शन के बारे में कुछ अंदाज़ा लगा सकते हो। सपोज द वैल्यू ऑफ के इज़ वेरी हाई, इट मीन्स रिएक्शन फास्ट है, लो है थोड़ा है तो स्लो है, ऐसे आइडिया लग जाता है, ठीक है। और जो के है आपका, वो दो बातों पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन फर्स्ट टेम्परेचर एंड दूसरा कैटलिस्ट। दो बातों पे डिपेंड करता है, जो हम लोग डिटेल में इस चैप्टर के लास्ट में। नहीं, के ज़्यादा होगा तो रेट ज़्यादा होगा। नहीं, जो के है ना, उसके अलग पैरामीटर्स हैं, जब डिटेल में डिस्कस करेंगे ना तब समझ में आएगा आपको कि क्यों के ज़्यादा होता है। के ए के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि के अलग ही चीज़ है। वो अभी इतना बताया बस इसलिए, इंट्रोडक्शन के लिए, फिर जब ये आएगा ना तो इसमें समझ में आ जाएगा, फिर आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो समझ गए भाई, ये के बारे में कोई डाउट नहीं रहेगा।
अब देखो यहाँ पर एक ये चीज़ है, एक रिएक्शन ले रहे हैं 2a प्लस 3b गिव्स c प्लस 4d। मिटेगा कैसे जी? ये मिटा दूँ मैं? थोड़ा मैं ज़्यादा जगह चाहिए लिखने के लिए, इतने में हो नहीं पाएगा। देखो एक रिएक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है कि पहले हम बात करेंगे रेट्स ऑफ ए बी सी डी की और रेट ऑफ रिएक्शन की, ठीक है। तो पहले देखो अगर हम यहाँ पर रेट ऑफ ए की बात करते हैं तो ये क्या है, माइनस डी ए बाई डी टी है, और रेट ऑफ बी माइनस डी बी बाई डी टी। ये मिटाने वाला कहाँ गया इसमें? मोर में। हाँ, देखो ये जो मैंने लिखे हैं ना, ये ए बी सी डी के इंडिविजुअल रेट्स हैं। ये अपना रेट है, ए के रेट को बी से भी कोई लेना देना नहीं है, और बी को सी से नहीं है, और किसी से नहीं है। अगर हम इसकी बात करेंगे, अच्छा अब है क्या यहाँ पर, लेट की ये शुरू में ए था, ये बी था, ये ज़ीरो था, ये ज़ीरो था, कुछ टाइम पे ये ए माइनस 2x हुआ, ये बी माइनस 3x, और ये x और ये 4x हुआ, नहीं? तो अगर हम रेट ऑफ ए की बात करते हैं तो ये क्या आएगा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं, 3 dx/dt आएगा, नहीं? तो कैसे आया, एक्चुअली डी तो बाहर रहेगा, ये क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल मतलब दिस माइनस दिस करोगे तो 2x ही तो बचेगा, 2 dx। नहीं आ रहा समझ में? हाँ, मतलब दिस माइनस दिस का dx/dt, तो यही आएगा। ऐसे ये क्या आएगा, 3 dx/dt आएगा, और ये dx/dt आएगा, और ये 4 dx/dt है। समझ जाओगे ना, थोड़ी जगह बच जाएगी। ये आ जाएगा आपका, ये थोड़ा गलत लिख गया, 2 होना चाहिए, हाँ हाँ वही। ये आ गया, इनकी वैल्यूज़ आ गई। अब इसमें क्या है देखो कि अब जो रिएक्शन है इसका रेट, वो ना ही आप ये बोल सकते हो ये ए का रेट है, ना बी का है, ना सी का, ना डी का, बिकॉज रिएक्शन तो एक सिंगल रेट से चलेगा ना, ठीक है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, तभी समझ में आएगा। जैसे ट्रैक्टर होता है ना, ट्रैक्टर देखें, ट्रैक्टर में क्या होता है, आगे छोटे पहिए होते हैं, पीछे के पहिए बड़े होते हैं। हम्म। अब मान लो दो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं ट्रैक्टर को, एक आदमी जो छोटे पहिए को देख रहा है वो क्या बोलेगा कि ट्रैक्टर काफ़ी तेज़ चल रहा है, क्योंकि छोटा पहिया ज़्यादा घूमेगा।
और एक आदमी जो बड़े पहिए को देख रहा है वो क्या बोलेगा, नहीं ट्रैक्टर स्लो चल रहा, वो धीरे धीरे घूम रहा है। जो ट्रैक्टर को ड्राइव कर रहा है वो कहेगा तुम दोनों ही गलत हो, क्योंकि उसकी एक्चुअल स्पीड तो मुझे पता है, स्पीडोमीटर में देखेगा नहीं। तो इस तरह से तीन लोगों का उसमें अलग व्यू है, पर एक्चुअल तो ट्रैक्टर का कुछ रेट है, वो हम वही मानेंगे जो स्पीडोमीटर बता रहा है। वैसे ही रिएक्शन है, आप ए को देखोगे तो रेट कुछ और दिखेगा, बी को देखोगे, सी को देखोगे, डी को देखोगे, आपको अलग अलग रेट, पर एक्चुअल रेट तो उसका एक ही है, एंड वो कुछ है, एंड वो लेटेस्ट अज्यूम कि वो डी एक्स बाई डी टी है, मान सकते हैं। सो लेट द रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, और करके टू को उधर डिवाइड कर सकते हो ना, तो आप लिख सकते हो माइनस डी ए बाई टू डी टी इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। और यहाँ पर क्या लिख सकते हो, माइनस डी बी बाई थ्री डी टी डी एक्स बाई डी टी। और यहाँ पर डी सी बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी। और यहाँ पर डी ऑफ डी बाई फोर डी टी डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, अब डी एक्स बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन इज डी एक्स बाई डी टी। देखो इधर देखो, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, वन बाई टू रेट ऑफ ए लिख सकते हैं। सो ये आपका हो गया वन बाई टू रेट ऑफ ए, या फिर वन बाई थ्री रेट ऑफ बी, या फिर रेट ऑफ सी, या फिर वन बाई फोर रेट ऑफ डी। नहीं, अब क्या आ गया हमारे पास, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ ए, रेट ऑफ बी, रेट ऑफ सी एंड रेट ऑफ डी में रिलेशन आ गया। अब इस पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आपसे जनरल भी पूछ सकता है, जो ये लिखा है क्या सही क्या गलत, और फिर आपको रेट ए दे करके बी पूछ सकता है, सी पूछ सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, काफ़ी क्वेश्चन होते हैं। कोई नीट का भी है आप में, हाँ नीट का मुझे याद है, इतने सेक्शन पे नीट का अनसॉल्व में आप देखना 5 to 6 क्वेश्चन है, अब वो डायरेक्ट टिक कर लेना, डायरेक्ट हो जाएगा। हाँ वो क्योंकि कराते हैं, आइडिया रहता है। आईटी में भी ज़्यादा नहीं, 2-3 आए होंगे, नीट में 6 हैं, वो चैप्टर में 6 मिनिमम 6 हैं, 8 भी हो सकते, वो डायरेक्ट हो जाएगा, कर लें ठीक। ले आया करो सामने, साथ में कर लो, ठीक है, हाँ बहुत ज़रूरत। अच्छा अब देखो एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको एग्जाम्पल। मैंने कहा N2 प्लस 3H2 है गिव्स 2NH3। if rate of H2 is 0.2 gram per liter second, then find the rates of N2 and NH3। क्वेश्चन है एक, ध्यान से करना नहीं गलती हो जाएगी, कोशिश करो। if rate of H2 is 0.2 gram per liter second, then find the rates of N2 and NH3।
देखता हूँ अभी। हाँ भाई हुआ ये, देखो कैसे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो दिया है ना, ग्राम पर लीटर सेकेंड है। रेट जो होता है मोल पर लीटर में होता है, कॉन्सेंट्रेशन है ना। हाँ हाँ, मोल्स निकाल लो इसको। तो रेट ऑफ H2 है ना, H2 क्या हुआ, 0.1 मोल पर लीटर सेकेंड में आ गया। ठीक है, बाकी आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ N2 इक्वल्स टू 1/3 रेट ऑफ H2 एंड इक्वल्स टू 1/2 रेट ऑफ NH3। नहीं, अब इसमें रख दीजिए वैल्यू, आपको H2 पता ही है 0.1, तो ये और ये आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। और क्वेश्चन में एक और होता है कभी कभी, जैसे यहाँ पे देखो, कभी कभी वो प्रेशर की बात कर देते हैं। सपोज करो कोई रिएक्शन X2Y है, तो उन्होंने कहा जी प्रेशर P1 था जब टाइम T1 था या टाइम 0 था, और टाइम T पर ये प्रेशर P2 है। तब वो कह देंगे इसका रेट फाइंड करो ना। तो उस केस में दो चीज़ें हो सकती हैं। यू कैन ऑल्सो फाइंड dP/dt, द प्रेशर डिफरेंस बाई टाइम भी लिखा जा सकता है, ओनली कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में नहीं, प्रेशर के टर्म में भी लिखते हैं। ठीक है, एक और आता है कि देखो यहाँ से पी वी इक्वल्स टू क्या होता है, NRT। P हो जाएगा N/V RT, और डेल्टा P हो जाएगा डेल्टा N/V RT, या डेल्टा P हो गया डेल्टा CRT। नहीं, तो डेल्टा C क्या हो गया, डेल्टा P/RT। तो कंसंट्रेशन चेंज आ गया ना, इसको टाइम से डिवाइड कर सकते हो, तब भी आ जाएगा रेट। नहीं, तो ऐसा भी आता है क्वेश्चन कि प्रेशर का चेंज दे दिया और कंसंट्रेशन के टर्म में पूछ रहा आपसे, निकालना है। ठीक है, जैसा असाइनमेंट में दूंगा तो उसमें इसका भी क्वेश्चन होगा, इन हर एक का क्वेश्चन होगा। एक असाइनमेंट 1-2 दिन में मिलेगा आपको, जो मेरे टॉपिक वाइज हैं। जैसे रेट पर 10 क्वेश्चन होंगे, इस पर भी होंगे कुछ क्वेश्चन, तो ये कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बढ़ जाए। किसका, इसका, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू सेट करना पड़ेगा ना, उसमें क्या है। जैसे वही तो बताया, ये दोनों प्रेशर दे देगा आपको, और वॉल्यूम वगैरह और मतलब बाकी पैरामीटर दे देगा, तो सीधे अप्लाई हो जाएगा। किस में, नहीं, जैसे सेम, जैसे ये चीज़ क्या है, ये किसी एक पर्टिकुलर का रेट होगा ना एक्स का। तो जैसे मैंने इसकी हेल्प से, मतलब ये डेटा सपोज करो उसने H2 के लिए दे दिया, तो आपको H2 का रेट आ गया, तो H2 का रेट यहाँ रख दो तो बाकी तो आ ही जाएगा। हाँ, वो उसको टाइम से डिवाइड करोगे तब, क्योंकि वो कंसंट्रेशन चेंज, सी मतलब कंसंट्रेशन। अच्छा, वो समझ नहीं पाया एक्चुअली। ये जो N/V है ना, ये कंसंट्रेशन होता है। तो जो हम लोग यहाँ पे ये लिख रहे थे स्क्वायर ब्रैकेट ना, वही चीज़ है, सेम है। यहाँ डेल्टा C का मतलब डेल्टा स्क्वायर ब्रैकेट, तो सेम ही हो गया ना। हाँ, वही चीज़। वो असाइनमेंट देंगे, इसके हैं क्वेश्चन, अब वो 1-2 दिन में मैं निकलवा दूंगा, लैपटॉप में है। तो आपको हर टॉपिक पे मिलेगा, उसे क्वेश्चन करोगे ना एकदम क्लियर हो जाएगा, और टॉपिक वाइज बना रखा। इसको हटा दें अभी, लिख लिया, कर देना इरेज। तो ये आपका एक रेट का हो गया। इसके बाद हम आपको बताते हैं
molecularity and order. Molecularity. What is molecularity? तो देखो, रिएक्शन आपका होता है एक दो तरह का। एक होता है एलिमेंट्री रिएक्शन, एक होता है कॉम्प्लेक्स। एलिमेंट्री रिएक्शन यूजुअली वो होता है जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, और कॉम्प्लेक्स वो होता है जो स्टेप्स में होता है। तो इसकी डेफिनीशन भी कई तरह की, अगर बहुत लोकल डेफिनीशन पे जाएंगे जो बुक्स में होता है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग, वो नहीं है। करेक्ट है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग इन एलिमेंट्री स्टेप। कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली, कोलाइड तो साइमल्टेनियसली करेगा, उनको हम मॉलिक्युलैरिटी बोलते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि मॉलिक्युलैरिटी में तो यूनिमॉलिक्यूलर भी होता है, बाई मॉलिक्यूलर भी होता है, टर भी होता है। तो अब यूनिमॉलिक्यूलर कैसे कोलाइड करेगा? तो कोलाइडिंग एक्चुअली मॉलिक्युलैरिटी का जो रिसर्च है वो बाई मॉलिक्यूलर के लिए है। सारा जो थ्योरी का रिसर्च है बाई मॉलिक्यूलर, बट आपको उस सब से मतलब नहीं है, हमें एग्ज़ाम के हिसाब जाना। यूनिमॉलिक्यूलर मतलब जिसमें एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। बाई मॉलिक्यूलर मतलब जिसमें दो मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं। टर मतलब जिसमें तीन, और तीन से ज़्यादा मॉलिक्युलैरिटी होती नहीं। तीन से ज़्यादा रेयर है, आपके लिए लिखना, आप नो लिख देना, नहीं होता। ठीक है। अच्छा, अब मॉलिक्युलैरिटी का सीधा मतलब नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। अच्छा, अब मॉलिक्युलैरिटी का कुछ जनरल बातें सुन लो। मॉलिक्युलैरिटी कैन बी ओनली 1, 2 और 3। मॉलिक्युलैरिटी कैन बी ओनली 1, 2 और 3। लिखना है, लिख लो, एक दो पॉइंट लिख लो। लिखो मॉलिक्युलैरिटी कैन बी ओनली 1, 2 और 3। यूनिमॉलिक्यूलर, वो सिंगल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा, कोलाइड नहीं करेगा। कोली हाँ, जैसे जो ये जो मॉलिक्युलरिटी का जो बेसिक कंसेप्ट है, जो पूरी रिसर्च है ना, वो बाई मॉलिक्यूलर के लिए है। टर मॉलिक्यूलर में भी बहुत एविडेंसेस नहीं है। हाँ, तो रेट तो चेंज इन कंसंट्रेशन ना, वो तो कंसंट्रेशन में चेंज देख लीजिए। क्या? हाँ, तो आने तो दो, अभी आए आने तो बात करेंगे, ठीक है, सब बात करेंगे। तो जो एक्चुअल थ्योरी है, जैसे क्या होता है ना, आपकी जो केमिस्ट्री है वो क्राफ्टेड है, बनाया गया है। आईआईटी ने इस केमिस्ट्री में बहुत मॉडिफिकेशंस किए हैं। आपका जो, आपको जो कोर्स में आना है, बोलना नहीं चाहिए, 40% तो मैनिपुलेटेड है, 40%, ओनली 60% ट्रू है। ठीक है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बोला गया, ऐसे ही बताना है, हम यही आंसर एक्सेप्ट करेंगे, सही कुछ और है, ऐसा 40% है। एनसीईआरटी भी जो पढ़ते हो उसमें भी 40% या तो गलत है या मैनिपुलेटेड है। क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे ना तो आप पढ़ा ही नहीं पाएंगे, पढ़ ही नहीं पाओगे, आपका कोर्स ही नहीं बनेगा। वो ऐसा है कि वो पढ़ाया ही नहीं जा सकता। अब यूनिमॉलिक्यूलर बताना उनकी मजबूरी है, क्यों? अब बच्चा पूछेगा ना, भी किताब में तो यूनि भी है, बाई भी है, टर भी है, लेकिन जब आप अच्छे लेवल पे जाके पढ़ोगे ना, तो बुक में क्लियर लिखा हुआ है कि जो रिसर्च है वो ओनली बाई मॉलिक्यूलर के लिए है, टर मॉलिक्यूलर के लिए भी अज्यूम्ड है, और यूनिमॉलिक्यूलर के लिए उन्होंने थेरेटिकली डिफाइन कर दिया, बस। ये सब है, आप जब अच्छी बुक पढ़ोगे ना फॉरेन ऑथर की, तो सब सही लिखा रहता है। हम लोग को पता होता है कई बातें जानबूझ के नहीं, क्योंकि एम देखो, आपको हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई कराना है, हमें पीएचडी तो करानी नहीं केमिस्ट्री में, तो जो एग्ज़ाम में ज़रूरी वही ना पढ़ाएंगे, वो चीज़ है। तो यूनिमॉलिक्यूलर बस थेरेटिकली डिफाइंड है।
सारा बाईमॉलिकुलर, टर्ब में भी बहुत सारा चीज़ें अज्यूम्ड है, पता नहीं है साइंटिस्ट को, ठीक है। तो मॉलिकुलरिटी आइदर इट कैन बी 1 2 और 3, इट नेवर कैन बी 0, लिख लो, इट नेवर कैन बी 0, it never can be 0, never can be fractional, never can be 0, never can be fractional, never can be an imaginary number, ठीक है, and more than 3 are rare, 3 से ज़्यादा रेयर होता है, या नन भी लिख सकते हो, 3 से ज़्यादा नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। और एक पॉइंट लिखिए, मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, नॉट डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मतलब जो रिएक्शंस को जोड़ने के बाद आती है ना, उस पर नहीं डिफाइंड, हाँ मल्टी स्टेप पे डिफाइंड नहीं है, सिंगल स्टेप के लिए डिफाइंड है, ठीक है। बस इतने पॉइंट्स याद रखिए, इसी में कोई ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ठीक है। एंड यूजली मॉलिक्यूलरिटी निकालना हो ना, तो वही नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऐड कर दीजिए। अरे वो बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया, 20 साल पहले, अब थोड़ा एडवांसमेंट हो गया है सब्जेक्ट का, पहले बहुत ख़राब था लेवल। अब लिख मॉलिक्यूलरिटी हो गई, अब लिखिए ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, लिखिए इन डिफरेंशियल रेट लॉ, इन डिफरेंशियल रेट लॉ, in differential rate law, the sum of powers of concentration terms, sum of powers of concentration terms is called order of reaction, ठीक है। अब हेडिंग लिखिए डिफरेंशियल रेट लॉ, तब ये समझ में आ जाएगा ना, डिफरेंशियल रेट लॉ। डिफरेंशियल रेट लॉ क्या है, देखो क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन है तो उस रिएक्शन में एक रेट होता है, उस रिएक्शन का जो रेट है उसके रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है, इस चीज़ को हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं। तो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसी को डिफरेंशियल रेट लॉ बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सपोज करो a प्लस 2b है, प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रेट इक्वल्स टू के a की पावर a एंड b की पावर b। तो ये जो एक्सप्रेशन देख रहे हो इसी को हम डिफरेंशियल रेट लॉ बोलते हैं, इसी को हम डिफरेंशियल रेट लॉ बोलते हैं, ठीक है। ये रेट वही है जो अभी आप लिख रहे थे dx/dt ना, इसकी जगह लिख सकते हो क्या, -dA/dt ना, -dB/2 dt लिख सकते हो ना। अब वो किसी क्वेश्चन